नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपका जो समरी सेशन की श्रृंखला चल रही है वहां पर हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक और यूनिट, यानी आपकी परीक्षा के पहले फुल तैयारी, कम शब्दों में कंप्लीट तैयारी हम करेंगे। तो इसी के साथ आज की जो हमारी यूनिट है दोस्तों, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मॉड्यूल बी। और मॉड्यूल बी की जो हमारी यूनिट है वो यूनिट नंबर 8 है। कौन सी है दोस्तों? 8। यूनिट नंबर 8 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी यूनिट है वो कौन सी है दोस्तों? 8। ठीक है, 8 यूनिट को हम डिस्कस करेंगे। तो 8th यूनिट अगर हम देखें यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स, यानी आज जिस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सा है? इंपॉर्टेंट रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है दोस्तों, अब इस यूनिट में हमें कौन कौन से टॉपिक देखने हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ रिटेल बैंकिंग। सो हम लोग ऑलरेडी रिटेल बैंकिंग के बारे में मैक्सिमम चीजों को समझ चुके हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो डिमांड डिपॉजिट को हम समझेंगे, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट्स को समझेंगे, और यहीं पर हम लोग करंट डिपॉजिट को भी समझेंगे। यानी डिमांड डिपॉजिट में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों होते हैं। तो करंट अकाउंट को समझेंगे, उनके मेन फीचर्स को समझेंगे, एडवांटेजेस को, डिमांड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं केवाईसी में, ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट, किन का अकाउंट खुलेगा किन का नहीं खुलेगा, ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन ऑफ करंट अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ अकाउंट, या अगर हम बात करें इनऑपरेटिव अकाउंट, करंट अकाउंट को हम कितने दिनों में कह सकते हैं, क्या उस समय पर बैंक अपना चार्ज लेता है। ठीक है दोस्तों, और फिर सेविंग अकाउंट के बारे में हम लोग समझेंगे, और फिर टर्म डिपॉजिट अकाउंट के बारे में समझेंगे। सो आज की जो हमारी यूनिट है मतलब वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे लाइबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पर एक नज़र में कम समय में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ डिटेल लाइबिलिटी, ठीक है, तो लाइबिलिटी को और समझना चाहे तो दो चीजें यहां पर हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले द डिपॉजिटेड मनी इज द बैंक लाइबिलिटी। ठीक है, यानी कस्टमर जो पैसा बैंक में जमा करता है। अगर कोई कस्टमर बैंक में पैसा जमा करता है, कहां पर? बैंक में। अगर बैंक में कोई कस्टमर अगर पैसा जमा करता है, अगर कस्टमर बैंक में पैसा क्या करता है? डिपॉजिट करता है। क्या करता है? डिपॉजिट करता है। तो यहाँ पे ये जो डिपॉजिट है ये किसकी लाइबिलिटी है? ये बैंक की क्या होती है? लाइबिलिटी। क्या होती है दोस्तों? लाइबिलिटी। क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। ठीक है दोस्तों, और इस पर बैंक कस्टमर को क्या पे करता है? इंटरेस्ट। क्या पे करता है दोस्तों? इंटरेस्ट पे करता है। क्या पे करता है? इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, अब इसके बाद ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ देखें तो मनी गिवन आउट एज लोन, यानी जो पैसा बैंक के पास आया, बैंक इसी पैसे को लोन के तौर पर, किसके तौर पर? लोन के तौर पर किसको प्रोवाइड करता है? लोन के तौर पर किसको प्रोवाइड करता है? बोरोवर को। तो प्रोवाइड करता है बोरोवर को। अब वो बोरोवर कोई कंपनी हो सकती है, और वो बोरोवर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। कौन हो सकता है? इंडिविजुअल भी हो सकता है। ठीक, और इस केस में जो इंटरेस्ट है वो किसको मिलेगा? इंटरेस्ट यहाँ पर किसको मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा बैंक को। ठीक है, तो यही दो पॉइंट यहाँ पे समझाए गए हैं आसान तरीके से। द डिपॉजिटेड मनी is the bank liability as interest is paid on the sum of the depositor। तो जो भी पैसा डिपॉजिटर ने जमा किया है उस डिपॉजिट पर बैंक इनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, और ये बैंक की लाइबिलिटी होगी। ऑन द अदर हैंड मनी गिवन आउट एज अ लोन बिकम द एसेट्स फॉर द बैंक एंड अर्न इंटरेस्ट। तो जो भी यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया गया है ये बैंक का क्या बन जाएगा? एसेट। क्या बन जाएगा दोस्तों? एसेट। और यहाँ पर बैंक क्या करेगा? अर्न करेगा। क्या अर्न करेगा? इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मेन रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स ऑफ द बैंक। सो बैंक के जो मेन रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट होते हैं एज स्टेटेड अबव, शुरुआत में हम कह चुके हैं, मेन रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द बैंक कॉन्स्टिट्यूट वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट। तो बैंक के जो अलग अलग प्रकार के डिपॉजिट अकाउंट होते हैं यही बैंक के लाइबिलिटी प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, बैंक एक्सेप्ट वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट्स, अलग अलग प्रकार के डिपॉजिट को बैंक एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले डिमांड डिपॉजिट आर पेबल ऑन डिमांड। ठीक है दोस्तों, फिर टर्म डिपॉजिट आर रीपेबल ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, क्योंकि टर्म डिपॉजिट का मतलब भी एक निश्चित टर्म के लिए जो डिपॉजिटर है उसने अपना पैसा बैंक को प्रोवाइड किया है। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? हेल्प पीपल विद रेगुलर इनकम टू सेव अ फिक्स्ड इनकम एवरी मंथ, है ना, यानी ये लोगों को मदद करता है कि निश्चित अमाउंट को बैंक के पास वो जमा करता है। जैसे रिकरिंग डिपॉजिट में मान लीजिए 1000 की आरडी खुली, तो मंथ 1 में 1000 जमा किया, अब 1000 में प्लस आप 1000 और कर दीजिए जमा, तो आपके मंथ 2 में 2000 हो जाएंगे। ऐसे ही प्लस आप 1000 और कर देंगे,
तो मंथ 3 में आपका 3000 हो जाएगा। सो ऐसे सो ऑन, जितने दिन का टर्म होगा, अगर आपका 3 ईयर का टर्म है तो 3 ईयर तक आप जमा करेंगे, अगर आपका 5 ईयर्स का टर्म है तो आप 5 ईयर्स तक जमा करेंगे। तो ये होता है रिकरिंग डिपॉजिट। और यहां से क्या होता है कि आफ्टर 3 और 5 ईयर आपके पास एक लमसम अमाउंट क्रिएट हो जाता है और उस पर बैंक ब्याज भी आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले जो हम डिमांड डिपॉजिट अकाउंट की बात कर रहे थे, जो डिमांड पर पेएबल थे, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट और करंट डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अब कौन सेविंग अकाउंट यूज करता है, कौन करंट अकाउंट यूज करता है, तो सबसे पहले हम लोग करंट अकाउंट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट वी लाइक टू अंडरस्टैंड द करंट अकाउंट। ठीक है दोस्तों, करंट अकाउंट। तो अ करंट अकाउंट कैन नॉट बी ओपनड बाय, करंट अकाउंट कौन कौन नहीं खोल सकता, पहले तो ये समझिए, खोलेंगे तो बाद में, पहले ये तो देख ले कौन कौन एलिमिनेटेड है। सबसे पहले माइनर, माइनर को करंट अकाउंट को ओपन करने की अनुमति नहीं मिलती। ठीक है, अगर करेगा भी, हाउएवर अकाउंट इज माइनर टू बी ऑपरेटेड बाय द नेचुरल गार्जियन मे बी ओपन, जो इसके नेचुरल गार्जियन है वो इनके नाम से ओपन कर सकते हैं, बट माइनर को अलाउड नहीं है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, नाउ दूसरा इलिटरेट पर्सन, इलिटरेट पर्सन भी करंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकता है, ब्लाइंड पर्सन भी करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है, और एक और जो पर्दा नसीन, आपने देखा होगा एक पर्दा नसीन, एक और कैटेगरी है पर्दा नसीन। जो पर्दा नसीन, जो औरतें ऐसी होती हैं, फीमेल्स, जो पर्दे में अपने आप को ढक के रखती हैं, उनको भी करंट अकाउंट ओपन करने की अनुमति नहीं है। ठीक है दोस्तों, नाउ नेक्स्ट, मेन फीचर्स ऑफ करंट अकाउंट, है ना। अब करंट अकाउंट का मेन फीचर क्या है, फीचर से ही हमें पता चल जाएगा कि करंट अकाउंट का क्या यूज है और क्यों इसको हम ओपन करते हैं। सबसे पहले करंट डिपॉजिट अकाउंट आर मेंट टू रन अ बिजनेस, यानी करंट अकाउंट को ओपन किया जाता है बिजनेस को रन करने के लिए। यानी करंट अकाउंट किसके लिए ओपन होता है, बिजनेस के लिए। तो जो लोग भी बिजनेस करना चाह रहे हैं वो करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पहला स्टेटमेंट। नाउ इट इज अ नॉन इंटरेस्ट बियरिंग बैंक अकाउंट, ये एक ऐसा बैंक अकाउंट होता है जिस पर बैंक डिपॉजिटर को या अकाउंट होल्डर को कोई भी ब्याज प्रोवाइड नहीं करता है, किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, सो नॉन इंटरेस्ट अकाउंट होगा। नाउ इट इज नीड अ हायर मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन एज कंपेयर टू द सेविंग अकाउंट। जैसे अगर आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो आप 10,000 से भी पहले प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक खोलते थे, 500 रुपए से सरकारी बैंक खोलते थे, फिर BSBDA एक अकाउंट आ गया जहां जीरो बैलेंस अकाउंट आपको खोलने की अनुमति मिली। तो उनकी अपेक्षा अगर हम करंट अकाउंट की तुलना करते हैं तो करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो हायर बैलेंस से खोला जाता है, यानी वहां पर बड़ा पैसा चाहिए और उसे आपको मिनिमम बैलेंस को मेंटेन भी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो नीड अ हायर मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन्ड एज कंपेयर टू द सेविंग अकाउंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, पेनल्टी इज चार्ज इफ मिनिमम बैलेंस इज नॉट मेंटेन। अगर आप वो मिनिमम बैलेंस जो कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है बैंक के साथ, अगर उसे आप मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी चार्ज होगी। ठीक है दोस्तों, नाउ इट चार्ज इंटरेस्ट ऑन द शॉर्ट टर्म फंड। अब देखिए करंट अकाउंट पर आपको एक सुविधा मिलती है, करंट अकाउंट पर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार मिलता है, शॉर्ट टर्म के लिए आप पैसा आपको लैंड किया जाता है, किसकी तरफ से, बैंक की तरफ से। ठीक, तो इस पैसे को क्या कहा जाता है, इस तरीके के उधार को या फंड को एडवांसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोन नहीं, एडवांसेस कहा जाता है। और इस एडवांस के तहत आप या तो कैश क्रेडिट ले सकते हैं, या तो आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, या डिस्काउंट ऑफ बिल, डिस्काउंट ऑफ बिल कर सकते हैं। तो इन केसेस में अगर आप ये एडवांसेस की सुविधा को अगर आप क्या करते हैं, उठाते हैं, तो आपको इस केस में क्या देना पड़ेगा, आपको ब्याज पे करना पड़ेगा। किसको ब्याज पे करेंगे, बैंक को। किसको ब्याज पे करेंगे, बैंक को। आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट चार्जेबल। आई होप ये पॉइंट भी हम सभी को समझ में आया होगा। ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इज ऑफ अ कंटिन्यूइंग नेचर एज देयर इज नो फिक्स पीरियड टू होल्ड अ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट खोलने के बाद आपके लिए ऐसा कोई निश्चित पीरियड नहीं है कि आप इतने दिन के लिए ही इस करंट अकाउंट को यूज कर सकते हैं, आप रेगुलर कंटिन्यू प्रोसेस में करंट अकाउंट का प्रयोग कर सकते हैं। इट डज नॉट प्रमोट सेविंग हैबिट्स विद इट्स अकाउंट होल्डर। यहां पर सेविंग हैबिट्स को प्रमोट नहीं किया जाता,
और बैंकर रिक्वायर्ड KYC नो योर कस्टमर नॉर्म्स टू बी कंप्लीटेड बिफोर ओपनिंग करंट अकाउंट। यानी बैंकर कहता है कि अगर करंट अकाउंट खुला तो उसके पहले KYC कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नो योर कस्टमर। इट इज अ कंटिन्यू नेचर एज देयर इज नो फिक्स पीरियड टू होल्ड अ करंट अकाउंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ करंट अकाउंट टू enable the businessman to conduct their business transaction smooth। तो करंट अकाउंट ओपन करने का, करंट अकाउंट की व्यवस्था किसके लिए है? मेनली बिजनेस के लिए। ठीक है, और बिजनेसमैन को मोर देन वन ट्रांजेक्शन करने होते हैं। मोर देन वन क्या करने होते हैं? ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं। और इनके ट्रांजेक्शन्स, जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो स्मूथली हो जाए। क्या हो जाए? स्मूथली हो, इसके लिए करंट अकाउंट की व्यवस्था प्रोवाइड की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। चूंकि करंट अकाउंट है तो कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं, चूंकि बिजनेस है तो पैसा आता भी है जाता भी है, तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अमाउंट डिपॉजिट। देयर इज ऑल्सो नो रिस्ट्रिक्शन नंबर ऑफ अमाउंट टू बी विड्रॉल, है ना, as long as current account holder has fund in his bank account। जनरली बैंक डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। ईच बैंक स्ट्राइव्स टू इंश्योर दैट कासा डिपॉजिट फ्रॉम अ हाई परसेंटेज शेयर इन द टोटल डिपॉजिट ऑफ द बैंक। हर एक बैंक कोई भी बैंक हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, और चाहे वो फॉरेन बैंक, अगर आज की हम बात करें तो हर बैंक ये चाहता है कि उसके पास सबसे ज्यादा क्या आना चाहिए? कासा डिपॉजिट। क्या आना चाहिए? कासा डिपॉजिट आना चाहिए। ठीक, क्या आना चाहिए? कासा डिपॉजिट आना चाहिए। ठीक है, इन द प्रेजेंट बैंकिंग सिनेरियो विद इंटेंस competition between the public sector bank, private sector bank and foreign banks for a larger market share, a bank with a high CASA deposit ratio 35% or more is better placed to perform। अगर इनका कासा रेशियो, क्या कासा रेशियो 50 नहीं 35%, 35% से ज्यादा है या 35% है, तो ये उनका बेस्ट मतलब परफॉर्मेंस माना जाएगा इस क्षेत्र में। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं जब आप करंट अकाउंट ओपन करते हैं? सो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं? सबसे पहले, अगर कोई इंडिविजुअल चाहे वो सिंगली अपना करंट अकाउंट खोल रहा है या ज्वाइंटली खोल रहा है, तो अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, कोई भी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट और उसकी सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। एज मेंशन इन द मास्टर डायरेक्शन ऑफ केवाईसी, केवाईसी के तहत ये बताया जाएगा। जब आपको फॉर्म मिलेगा तो वहां पे केवाईसी की गाइडलाइन में वो डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा रहेगा। आपको उनमें से जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। कंटेनिंग डिटेल ऑफ आइडेंटिटी, और इस डॉक्यूमेंट में आपको डॉक्यूमेंट ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस प्रोवाइड करनी है ऑफ इंडिविजुअल शैल बी ऑब्टेन। ठीक है दोस्तों। सेकंड, सोल प्रोप्राइटरी फर्म, अगर सोल मतलब अकेली प्रोप्राइटरी फर्म है तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ओबीडी मेंशन्ड इन द मास्टर डायरेक्शन ऑफ केवाईसी, जो कि कंटेन करती है डिटेल ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ द इंडिविजुअल। कौन सा इंडिविजुअल? जिसके नाम पे ये प्रोप्राइटरी फर्म है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट है वो केवाईसी है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोप्राइटरी फर्म? अब प्रोप्राइटरी फर्म की बात हो रही, बार बार वर्ड आ रहा, तो ये होता क्या है? व्हाट इज प्रोप्राइटरी फर्म? देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर बिजनेस कर रहा है कोई, तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। जैसे आपने कंपनी का नाम सुना होगा, आपने कॉरपोरेट का नाम सुना होगा, आपने पार्टनरशिप फर्म सुना होगा, पार्टनरशिप, आपने और क्या सुना होगा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सुना होगा, या आपने सुना होगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सो बहुत सारे फॉर्म हैं, और उन्हीं फॉर्म में एक आता है प्रोप्राइटरशिप। क्या आती है? प्रोप्राइटरी फर्म। तो अगर हम प्रोप्राइटरी फर्म की बात करें, किसकी बात करें? प्रोप्राइटरी फर्म की। सो इट इज द फर्म वेयर द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस आर इन कंट्रोल ऑफ वन इंडिविजुअल।
किसके कंट्रोल में होता है? एक व्यक्ति के कंट्रोल में होता है, और उस व्यक्ति को प्रोप्राइटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोप्राइटर कहा जाता है। तो ही इज डायरेक्टली लायबल फॉर द लॉसेस और डेप्ट ऑफ द फर्म, यानी इस कंपनी को जिसका प्रोप्राइटर, अगर प्रोप्राइटर की बात हो रही है, प्रोप्राइटर, तो जो प्रोप्राइटर होगा वो उस फर्म में, अगर फर्म में कोई भी लॉस होता है, क्या होता है? कोई भी लॉस होता है या कोई भी डेप्ट है, तो इन लॉस और डेप्ट के लिए जिम्मेदार कौन होगा दोस्तों? डेप्ट के लिए जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार होगा प्रोप्राइटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इन ऑपरेटिव अकाउंट क्या होता है? तो जब हम करंट अकाउंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? करंट अकाउंट। दोनों में कंडीशन अलग है, सेविंग और करंट अकाउंट में। जब हम करंट अकाउंट की बात करते हैं, तो अगर कंटिन्यूअस 2 ईयर तक, कंटिन्यूअस 2 ईयर तक कोई ऑपरेशन अगर अकाउंट में नहीं हो रहा है, तो उसे इन ऑपरेटिव अकाउंट घोषित कर दिया जाएगा। और जब भी वो अकाउंट इन ऑपरेटिव होगा, बैंक रिकवर इंसिडेंटल चार्जेस एवरी हाफ ईयर, यानी हर 6 महीने में, 6 मंथ में, अगर कोई आकस्मिक चार्जेस हैं, तो वो आकस्मिक चार्जेस बैंक डिडक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? डिडक्ट। क्या कर लेगा? डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अब हु कैन ओपन अ सेविंग बैंक अकाउंट। अभी तक तो हमने करंट अकाउंट के बारे में समझा, अब हम सेविंग अकाउंट के बारे में समझ लेते हैं। Person who is are legally capable to entering into a contract and make application to the bank in proper manner and accept the term and condition and are agreeable to follow accept the rule and regulation stipulated by the bank can be open saving bank account either singly or jointly। अब इस पॉइंट को समझ लीजिए कि बहुत टफ कर दिया। क्या टफ कर दिया? स्टेटमेंट ही बहुत टफ कर दिया। कोई भी व्यक्ति सेविंग अकाउंट खोल सकता है, मैं खोल सकता हूं, आप खोल सकते हैं, हम 2 लोग मिलके खोल सकते हैं, ज्वाइंटली अकाउंट खोला जा सकता है। क्यों? हम भारत के नागरिक हैं, पहली चीज तो लीगली जितने भी बाउंडेशंस होंगे उसमें हम बंधे हैं, और बैंक की जो भी शर्त और कंडीशन होगी फॉर्म पे लिखी होगी, हम पढ़ेंगे, अगर हमें समझ में आता है तो हम फिल कर देंगे। तो वही चीज यहां लिखी गई है, पर्सन हु इज लीगली केपेबल, जो कानूनी तौर पर क्षमता रखता है एंटर करने की एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो बैंक ने अपनी टर्म एंड कंडीशन पे कॉन्ट्रैक्ट कहा है, और उस एप्लीकेशन को जो प्रॉपर आप फिल कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं सभी टर्म एंड कंडीशंस को बैंक की, तो आप सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, चाहे अकेले और चाहे किसी के साथ, यानी ज्वाइंटली। ठीक है, नाउ as the relationship between the bank and the depositor is essentially that is debtor and creditor। शुरुआत में जो भी व्यक्ति अपना अकाउंट खोलता है, डिपॉजिटर है, तो बैंक और डिपॉजिटर का जो रिलेशन है वो डेप्टर और क्रेडिटर का है। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कंपटेंट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो डेप्टर और क्रेडिटर का जो संबंध होगा उसके तहत ये पार्टियां जुड़ जाएंगी। अब सेविंग बैंक अकाउंट के लिए माइनर की परिभाषा क्या है? माइनर को कैसे परिभाषित करेंगे? सिर्फ आपने शकल देखी और माइनर नहीं, आपको माइनर डिसाइड करने के लिए रूल के तहत जाना पड़ेगा। आ माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट अटेंड 18 ईयर ऑफ एज। माइनर वो व्यक्ति है जो 18 साल की उम्र को अभी अटेंड नहीं किया है, यानी 18 साल से कम का है, पर एज पर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 as amended with effect from 16 December 1999 where a guardian is appointed by the court। उस व्यक्ति, वो व्यक्ति या बच्चा जिसका गार्जियन कोर्ट ने अपॉइंट किया है, माइनर है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और वेयर अ कोर्ट ऑफ वार्ड इज अपॉइंटेड एज गार्जियन अ पर्सन अटेन मेजोरिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो गार्जियन तभी हटाया जाएगा जब वो 18 साल की एज को क्या कर लेगा? अचीव कर लेगा। तो आप सभी को बता दें कि यहां पर माइनर वो व्यक्ति है, माइनर वो व्यक्ति है जिसकी 18 साल से कम उम्र है, 18 साल से कम उम्र है, 18 साल से कम की क्या है? उम्र है, एज है। ठीक है दोस्तों, और ये रूल कहां लिखा है? सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। और एक और अमेंडमेंट है, किसके तहत? 16 दिसंबर 1999 में ये अमेंडमेंट लाया गया था, और इसमें क्या कहा गया था कि अगर कोई भी मतलब बच्चे ही कहेंगे यहाँ पे, कोई भी पर्सन कह देता हूं मैं, कोई भी पर्सन, और इस पर्सन के लिए अगर गार्जियन अपॉइंट किया कोर्ट ने, तो ये भी क्या कहलाएगा? माइनर। जब ये 18 साल का हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, तो ये गार्जियन हटा लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए
एलिजिबिलिटी टू ओपन अकाउंट, अकाउंट ओपन करने की एलिजिबिलिटी क्या है? इंडिविजुअल कोई भी अकाउंट खोल सकता है सिंगल नेम के साथ, 2 और मोर पर्सन खोल सकते हैं ज्वाइंट नेम के साथ, एसोसिएशन, क्लब, सिमिलर अदर नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडेड देयर बाय लॉ रूल्स आर फाउंड एक्सेप्टेबल एंड स्ट्रिक्टली adhered to, they must also be eligible as per the guidelines of the RBI। इनका भी सेविंग अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। माइनर, अगर कोई 10 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसका भी सेविंग अकाउंट खुलता है। माइनर का करंट अकाउंट नहीं खुलता है, सेविंग अकाउंट खुलता है अगर वो 10 साल से ऊपर का है। A bank should not open more than one saving bank account for the same person in his individual name। Suppose एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज एग्जाम्पल, मेरा नाम है अरविंद, क्या नाम है? अरविंद, ठीक है। या इसको हम ऐसे समझ लें कि मान लीजिए एक व्यक्ति टॉनी है, और ये जो टॉनी व्यक्ति हैं, टॉनी व्यक्ति का पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है। अकाउंट कहां पे है? मुंबई ब्रांच में। कहां पे है? मुंबई ब्रांच में, ठीक है। अब टॉनी का ट्रांसफर हो गया, टॉनी का क्या हो गया? ट्रांसफर। और ये ट्रांसफर होके कहां पे आ गया? दिल्ली में। कहां पे आ गया? दिल्ली में। और ये चाह रहे हैं कि पीएनबी में मैं एक नया अकाउंट खोल लूं, पीएनबी में मैं एक नया अकाउंट खोल लूं टॉनी का, ठीक। तो सेम नाम के साथ, सेम नाम के साथ आपका एक और अकाउंट नहीं खुले। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आपका यही अकाउंट कहां पे ट्रांसफर होगा? दिल्ली में। क्या होगा? ट्रांसफर होगा, खुल नहीं सकता। ठीक है, ये एक कंडीशन। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफर हो जाएगा बट नया अकाउंट नहीं खुलेगा सेम नेम से। चलिए, अब सेविंग डिपॉजिट अकाउंट किनका नहीं खुलता है जो आरबीआई ने गाइडलाइंस दी हैं? सबसे पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेविंग अकाउंट नहीं खुलेगा। बॉडीज डिपेंडिंग अपॉन बजटरी एलोकेशन फॉर परफॉर्मेंस देयर फंक्शन, इनका नहीं खुलेगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल कमिटी, पंचायत समिति का नहीं खुलेगा। स्टेट हाउसिंग बोर्ड का नहीं खुलेगा। वाटर एंड सीवरेज ड्रेनेज बोर्ड का नहीं खुलेगा। स्टेट टैक्स बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन का नहीं खुलेगा। सोसाइटीज का भी नहीं खुलेगा। ठीक है दोस्तों, मेट्रोपॉलिटन डिपार्टमेंट अथॉरिटीज का नहीं खुलेगा यानी एमडीए का, और स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउसिंग कोऑपरेशन सोसाइटीज का भी नहीं खुलेगा। तो ये वो बॉडी है जिनका सेविंग अकाउंट नॉट अलाउड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब अगर हम ट्रांसफर ऑफ अकाउंट के बारे में समझना चाहें तो एक कमिटी बनी थी, दामोदरन कमिटी। क्या नाम बनी थी? दामोदरन कमिटी। और ये जो कमिटी थी इसका मेन काम था कस्टमर सर्विस। क्या नाम था? कस्टमर सर्विस। तो इनकी रिकमेंडेशन पे आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा डायरेक्शन जारी की गई, इंप्लीमेंट की गई अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी के बारे में। अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी, ठीक, आपका अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी, जैसे सिम पोर्टेबिलिटी आपने सुना होगा। whereby customer is allowed to maintain a same account number in the bank even when he or she move to another city or shift his account to another branch in the same city। अगर मुंबई में टॉनी का अकाउंट है, मुंबई में टॉनी का अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में, मुंबई का जो पंजाब नेशनल बैंक में टॉनी का अकाउंट है वो मान लीजिए थाने में है। अब अगर यही अकाउंट नंबर ये पीएनबी के किसी और जगह पे जाके ट्रांसफर कराना चाहे तो हो जाएगा, या किसी और शहर में जाए तो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट इन सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। अब डीरेगुलेशन का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। पहले जो सेविंग अकाउंट होता था उस पर जो ब्याज दर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता था, तो उसे कहा जाता था रेगुलेशन, रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट आरबीआई ने क्या कहा? 25 अक्टूबर 2011 को आरबीआई ने कहा कि अब सेविंग अकाउंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम डिसाइड नहीं करेंगे, इंडिविजुअल बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन लगाई। क्या लगाई? कि 1 लाख रुपए तक जो भी पैसा जमा होगा सभी सेविंग अकाउंट पर, उस पर यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। 1 लाख के ऊपर अगर आप किसी अकाउंट में जमा है तो आप उनको अलग अलग डिफरेंशिएट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोज जैसे आपने देखा होगा कोडेक महिंद्रा का एड आता था, अगर आपने देखा हो कि सर आपके अकाउंट में कितना ब्याज मिल रहा है, तो उन्होंने कहा 4%। तो वो हंसने लगता, कहता है सर आपके अकाउंट का 50% ज्यादा, 50% ज्यादा
मेरे अकाउंट में मिल रहा, यानी 4% का 50%, 4% का 50% ज्यादा, तो 4% प्लस 2%, तो ये कितना हो गया टोटल 6%। लेकिन ये 6% वाली कंडीशन 1 लाख तक के जमा पे काउंट नहीं होगी, 1 लाख से ऊपर की अगर जमा है तो 6% वाली, यानी कि जो डीरेगुलेट तो कर दिया गया था। प्रीवियसली इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट वाज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाउएवर with effect from 25th October 2011, RBI deregulated interest rate to be paid by the bank on domestic saving bank deposit, यानी हम लोगों का जो भी पैसा सेविंग बैंक डिपॉजिट में होगा उस पर जो भी इंटरेस्ट होता है वो बैंक डिसाइड करेगा, ठीक। ईच बैंक विल हैव, अब पहली कंडीशन है यहाँ पे, ईच बैंक विल हैव टू ऑफर यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट सेविंग बैंक डिपॉजिट अप टू ₹1 लाख। अगर 1 लाख तक की जमा है, जिस भी अकाउंट में 1 लाख तक की जमा है, वहां पर आप यूनिफॉर्म कैसा दीजिए, यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट दीजिए, यानी सब लोग एक जैसा, ठीक है। फॉर सेविंग बैंक डिपॉजिट ओवर 1 लाख, 1 लाख से ऊपर की जमा है, अगर 1 लाख प्लस अकाउंट में जमा है तो वहां पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं डिफरेंशिएट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये जो 6% वाली कंडीशन तभी कोटक महिंद्रा में फॉलो होगी जब आपके अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा का जमा हो, ठीक। चलिए आगे, सर्विस ऑफर्ड इन सेविंग बैंक अकाउंट्स। सेविंग बैंक अकाउंट में कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर की जाती हैं? पहला, आप कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। आपका चेक अगर आप जारी करेंगे तो क्लियर होगा। डेबिट कार्ड और आपको एटीएम कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे। एक्सेस टू एटीएम, एटीएम आपको एक्सेस होगा, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस होगी, फोन बैंकिंग सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, एक्सेस टू मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, टैक्स पेमेंट आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑटो स्वीप फैसिलिटीज भी आपको अवेलेबल है। ऑटो स्वीप का मतलब होता है ऑटोमेटिक क्रिएशन ऑफ एफडी, यानी अगर आपके पास कोई सेविंग अकाउंट है और आपने कह रखा है कि इसमें जैसे ही 1 लाख से ऊपर का अमाउंट आएगा वो आप अमाउंट एफडी में कन्वर्ट करते जाइए, तो आपका वो पैसा एफडी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी को कहा जाता है ऑटो स्वीप। अब आ जाते हैं टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट, ठीक है। पीरियोडिसिटी, जो पीरियड होता है, टर्म का मतलब है पीरियड ऑफ द टर्म और टाइम डिपॉजिट। सबसे पहले अगर आप टाइम डिपॉजिट करते हैं तो मिनिमम पीरियड क्या होता है, कितने दिन के लिए कर सकते हैं? 2 कंडीशन है यहाँ पे। अगर 15 लाख रुपए से ज्यादा का है आपका क्या डिपॉजिट, 15 लाख रुपए से ज्यादा का अगर आपका क्या है डिपॉजिट, या 15 लाख रुपए से कम का आपका क्या है डिपॉजिट, तो यहां पे कंडीशन बस यही है, ठीक है। एट प्रेजेंट द मिनिमम पीरियड फॉर द टर्म डिपॉजिट, यानी अगर आप टर्म डिपॉजिट करना चाहते हैं तो मिनिमम पीरियड 7 डेज है। कितना दिन है? 7 दिन, है ना। बट डिपॉजिट अमाउंट 15 लाख एंड अबव होना चाहिए। तो अगर आप इस कंडीशन में जाएंगे तो मिनिमम डिपॉजिट 7 डेज है, ठीक है। और अगर आप इस कंडीशन में जाते हैं तो मिनिमम डेज आपके 15 डेज हैं। लेकिन इसके बाद भी ये बैंक पे निर्भर करता, किस पर निर्भर करता? बैंक पे निर्भर करता है कि वो मिनिमम टर्म या मैक्सिमम टर्म कितना रखता है। तो 7 दिन और 15 दिन। अगर आपका डिपॉजिट अमाउंट 15 लाख या उससे ज्यादा है तो आपको 7 डेज मिनिमम मिलेगा। 15 लाख से कम वाले डिपॉजिटर हैं उनके लिए मिनिमम डेज 15 डेज होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैक्सिमम पीरियड क्या होता है ये भी समझ लिया जाए। बैंक एक्सेप्ट फिक्स डिपॉजिट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 120 मंथ्स, 120 महीने। 120 महीने का मतलब कितना हो गया आपका? एक साल में आपके 12 महीने होते हैं, तो 10 साल में आपके कितने महीने होंगे? 120 महीने, ठीक है, डन। तो मैक्सिमम जो आपको टर्म या टाइम डिपॉजिट मिलता है वो मैक्सिमम 10 ईयर के लिए मिलता है। कितने ईयर के लिए? 10 ईयर के। कितने ईयर के लिए? 10 ईयर, ठीक है। और इन्होंने एक बात और कही है यहाँ पे कि द बैंक एक्सेप्ट फिक्स डिपॉजिट फॉर पीरियड नॉट एक्सीड 120 मंथ वेयर अ डिपॉजिट इज ऑफर फॉर अ पीरियड ओवर 12 मंथ एंड शुड बी मेड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट पीरियड इन मल्टीपल ऑफ 3 मंथ। यानी 15 महीने का आप करा लीजिए, आप 18 महीने करा लीजिए,
आप 21 महीने करा लीजिए, ऐसी कंडीशन चलती है ना, ऐसा बैंक फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, जो भी फिक्स डिपॉजिट है उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा एफडी पर। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इज पेड एट क्वार्टरली इंटरवल्स, जो भी आपका क्वार्टरली बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। दो कंडीशन होंगी, कस्टमर कैन चूज टू हैव द इंटरेस्ट री इन्वेस्ट इन एफडी अकाउंट, आपको जो भी इंटरेस्ट बनना क्वार्टरली आप उसे अपने एफडी अकाउंट में ही री इन्वेस्ट कर देंगे, तो इस पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, या इसी को कुमुलेटेड एफडी कहा जाएगा। लेकिन अगर आप अपने इंटरेस्ट को आप लेते जा रहे हैं समय पर, फॉर सच डिपॉजिट द इंटरेस्ट इज पेड विद द इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन मेच्योरिटी ऑफ द डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द टर्म, if the customer instruct that the interest to be paid every quarterly or monthly, it is credited to the saving account of the investor, और जिन्होंने कराया है चेक के थ्रू, तो इसे सिंपल एफडी कहेंगे। अगर आप इंटरेस्ट लेते जा रहे हैं, चाहे आप क्वार्टरली ले रहे हो और चाहे आप मंथली ले रहे हो, जैसी भी कंडीशन है, आप जब इंटरेस्ट ले लेंगे आपके सेविंग अकाउंट में, तो इसे कहा जाएगा क्या, सेविंग अकाउंट में, तो उसे कहा जाएगा सिंपल एफडी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे टैक्स भी काटा जाता है, टीडीएस, अगर आपका इंटरेस्ट आपने ज्यादा अर्न किया तो उस पर टीडीएस कट जाता। डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एट द सोर्स फ्रॉम द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टाइम ऑफ डिपॉजिट, सेक्शन 194 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी अगर आपका बैंक में पैसा है और बैंक में वहां पे अगर इंटरेस्ट बन रहा है जो इनकम टैक्स के दायरे में आ रहा है, तो उस पे आपका टीडीएस कट जाएगा। तो द इनकम टैक्स एक्ट अमेंडेड कॉन्सिक्वेंट ऑफ बजट 2019, कुछ बदलाव हुए हैं, पहले 20,000 रुपए तक के ब्याज पर आपका टीडीएस कटता था, लेकिन अब कंडीशन बदल गई है। क्या कि दो कंडीशन है टीडीएस की, क्या है, दो कंडीशन है टीडीएस की। पहला, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपका ब्याज 50,000 से ज्यादा का है तो टीडीएस कटेगा, और अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है और आपका ब्याज 40,000 या उससे ज्यादा का है तो टीडीएस कटेगा, ठीक है। एक और कंडीशन है, आपका अगर पैन कार्ड जमा है, पैन कार्ड है तो 10%, और अगर पैन कार्ड नहीं है तो 20% का डिडक्शन होगा, ठीक। दूसरा, बैंक में आपको फॉर्म 15G और 15H भी मिलते हैं। सपोज आपकी आय, जो भी आपकी आय है या आपकी इनकम है, जो भी आपकी इनकम है, ये इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आ रही। किस में नहीं आ रही, इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आ रही, इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आ रही, ठीक है, नहीं आ रही, तो आप 15G और 15H फॉर्म भर सकते हैं। 15G कौन भरेगा और 15H कौन भरेगा? 15H फॉर्म होता है सीनियर सिटीजन के लिए और 15G फॉर्म होता है ऑल, सभी के लिए, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को भर के ये बताएंगे कि हमारी आय इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आ रही है, अतः हमारा जो भी इंटरेस्ट है उस पर टीडीएस ना काटा जाए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 15G और 15H फॉर्म किस लिए होता है। सो आपके जो सेविंग अकाउंट पर, जो सेविंग अकाउंट, सॉरी, आपका जो टर्म डिपॉजिट अकाउंट है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट है, जो भी टर्म डिपॉजिट अकाउंट है, इस पर जो आपको ब्याज मिलता है, ब्याज माने इंटरेस्ट, वो टीडीएस के दायरे में अगर आ रहा है, आपकी आय टीडीएस के दायरे में आ रही तो आपका टीडीएस कटेगा। तो अगर आपकी आय इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आ रही तो आप 15G और 15H फॉर्म भर के बैंक को यह सूचित करेंगे कि हमारा टीडीएस ना काटा जाए। क्यों नहीं काटा जाए? क्योंकि आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे। तो अगर आपकी एज 45 ईयर है तो आप कौन सा फॉर्म भरेंगे? आप फॉर्म भरेंगे 15G। अगर आपकी एज 67 ईयर है तो आप कौन सा फॉर्म भरेंगे? 15H। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। तो यहां पर हमारी यूनिट हो जाती है खत्म।
इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर JAIIB CIB वाला पर। सो फटाक से आप लिंक को क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में है, और जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो इसी के साथ हम आपसे लेंगे विदा, और नेक्स्ट क्लास के लिए हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी ही लेके आएंगे, जिससे आपका रिवीजन एग्जाम के पहले कंप्लीट हो सके। थैंक यू वेरी मच।